सो नाउ वी विल बी डिस्कसिंग टेस्ट 41। ये इन्वायरमेंट का फर्स्ट टेस्ट है। इसमें जो मेरी लर्निंग्स रही और जो कुछ गलतियाँ की, तो इन सब चीज़ों को मैं मार्क कर लूँगा और याद रखूँगा, है ना। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा कि डेट्रेटिव वुड्स क्या हैं। तो इसमें अर्थवॉर्म्स है, मिलीपीड्स हैं, वुडलाइस है, जेलीफिश एंड सी हॉर्स नहीं है। अर्थवॉर्म, मिलीपीड्स, वुडलाइस आर द डेट्रेटिव वुड्स। वो याद रखना है मेरे को। इसके अलावा ये वाले तो सिंपल क्वेश्चन थे सब। प्रोटोजोआ मुझे याद होना चाहिए कि दैट इज़ अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, और इस पर कैपेबिलिटी नहीं होती नाइट्रोजन फिक्सेशन की, जस्ट लाइक वायरसेस, बैक्टीरिया एंड लाइटनिंग एंड थंडर से नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है। और फिर टुंड्रा वेजिटेशन की अपन बात करते हैं तो टुंड्रा वेजिटेशन इज़ अप टॉप। उसके बाद टाइगा आता है, टाइगा में अपन बोरियल फॉरेस्ट आते हैं। तो टुंड्रा में अपने को बहुत मतलब अपने को लाइकेंस, मोसेस, कॉटन ग्रास, सीजेस, सेजेस एंड ड्वार्फ हीथ, बर्चेस, ऐसी चीज़ें मिलेंगी। कॉटन ग्रास, सीजेस, डॉफ हीथ, बर्चेस, लाइकेंस, ये सब मिलेगा। इसके अलावा मैंने पढ़ा था कि कल्प फॉरेस्ट होते हैं। कल्प फॉरेस्ट क्या है? तो ये यूजुअली टेम्परेट एंड पोलर वाटर्स में मिलते हैं अपने को। ट्रॉपिकल वाटर्स में भी ओकेजनली अपने को मिल सकते हैं, बट वी कैन नॉट से दैट दे अकर ओनली इन द ट्रॉपिकल वार्म वाटर। तो ये एक लर्निंग थी इसमें, है ना। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे बायो मैग्नीफिकेशन के लिए जो अपना पॉल्यूटेंट होना चाहिए, दैट शुड बी मोबाइल। तो बायो मैग्नीफिकेशन होगा, क्योंकि मोबाइल होगा तो वो ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएगा। बायोलॉजिकली एक्टिव होना चाहिए, और इट शुड नॉट बी वाटर सॉल्युबल, रादर फैट सॉल्युबल। तो ये अपने को याद रखना है। यहाँ पे मैंने 9th क्वेश्चन में एक गलती की है कि जो यूजुअली स्टेटमेंट 1 होता है और 2 होता है, दोनों करेक्ट होते हैं। 2 फर्स्ट का सही एक्सप्लेनेशन भी होता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने वो ऑप्शन जो है बी कर दिया, और मैंने जस्ट उसको समझ लिया कि नहीं वो ऑप्शन ए है। तो दैट इज़ अ सिली मिस्टेक हियर, तो वो याद रखना है मेरे को। यहाँ पे अपन सिम्बायोटिक रिलेशन के बारे में पढ़ रहे थे। तो नाइडेरियंस, फंजाई ये बनाते हैं सिम्बायोटिक रिलेशन, लेकिन प्रोटोजोआ भी बनाता है। प्रोटोजोआ कैन मेक सिम्बायोटिक रिलेशन विद द यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो नाइडेरियंस, नॉर्मली अपन नाइडेरियंस की जब बात आती है तो अपन बात करते हैं कोरल्स की। फंजाई जब आता है तो अपन बात करते हैं लाइकेंस की। तो प्रोटोजोआ जब बनाता है तो ये भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के साथ बना सकता है। तो ये याद रखना है मेरे को। पॉपुलेशन और कम्युनिटी में ये फ़र्क है कि पॉपुलेशन जो है वो एक स्पीसी की जो काउंट होता है उसकी बात करते हैं। कम्युनिटी में डिफरेंट स्पीसीज़ आ जाती हैं, तो नंबर ऑफ स्पीसीज़ का अंतर है। अगर एक ही स्पीसी को अपन काउंट कर रहे हैं तो वो पॉपुलेशन हो जाएगी, मल्टीपल स्पीसी है तो उसमें कम्युनिटी हो जाएगी। परिवेश पोर्टल वाला एक ये क्वेश्चन था। तो परिवेश पोर्टल में क्या हुआ था कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर है, और ये एक इनिशिएटिव को अपन एक डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के परिप्रेक्ष्य में देख सकते हैं। और इस पे क्या होता है कि ऑनलाइन सबमिशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द प्रपोजल सीकिंग एनवायरमेंटल एंड वाइल्ड लाइफ क्लियरेंसेस। तो वी कैन ऑलवेज से दैट कि इट प्रोवाइड्स फॉर द ऑनलाइन सबमिशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ द प्रपोजल सीकिंग एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ क्लियरेंसेस। तो ये एक इसका पर्पस हो गया कि किस पर्पस के लिए है। फिर यहाँ पे इकोलॉजिकल फुटप्रिंट की अपन ने बात की, तो यहाँ पे मैंने एक नैरो ऑप्शन पे टिक कर दिया था। जब कन्फ्यूज़न हो ऐसे बड़े टर्म में तो अपने को हमेशा एक ब्रॉडर व्यू लेना चाहिए कि अगर फुटप्रिंट की बात कर रहा है तो इट विल नॉट जस्ट अबाउट द एमिशन, इट विल अबाउट कि वो कुछ कंज्यूम भी कर रहा है वहाँ पे, और कुछ वो उसका वेस्ट भी निकलेगा। तो GHG इज़ वन ऑफ द एमिशंस, बट देर आर अदर एमिशंस कि उसका फैकल मटेरियल जा रहा है ना, और वो क्या वहाँ से खा रहा है, कौन सा क्रॉप खा रहा है, कौन से फूड चेन में आता है। तो देर इज़ मल्टीपल ऑफ दोज थिंग्स, नॉट जस्ट एमिशन। तो द एरिया नीडेड टू प्रोवाइड द रिन्यूएबल रिसोर्सेज दैट अ पॉपुलेशन कंज्यूम्स एंड absorb its waste. So that is the definition. Area needed to provide the renewable resources that a population consumes and to absorb its waste. तो that point will be correct. फिर टाइगा फॉरेस्ट के बारे में अपन ने पढ़ा था, तो उसमें बोरियल फॉरेस्ट आते हैं।
पॉडजोल साइल होती है जिसमें पीएच लेवल जो होता है वो कम होता है ड्यू टू एक्सटेंसिव लीचिंग, तो उसमें प्रोडक्टिविटी ऑलरेडी कम होगी, तो यहाँ पे हाई प्रोडक्टिविटी दी हुई है, तो दैट इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट। और इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट का जो कॉन्सेप्ट आया है वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंदर आया है। उसमें सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 बोलता है कि इट एम्पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक मेजर्स टू प्रिवेंट इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। तो इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट जो होगा वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 में आएगा, दैट एम्पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक मेजर्स टू प्रिवेंट इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, है ना, ये हो गया। इसके अलावा सल्फर इज टेकन बाय द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट, दैट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट यहाँ पे, है ना, क्योंकि सल्फेट जो होगा वो एमिनो एसिड में जो एक वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। तो जिस तरीके से नाइट्रोजन प्लांट्स लेते हैं नाइट्रेट की फॉर्म में, उसी तरीके से सल्फ़र भी सल्फेट की फॉर्म में लेते हैं। और सल्फेट कोटिंग हैज़ बीन डन इन द गोल्डन यूरिया, तो गोल्डन यूरिया अभी न्यूज़ में था तो उसमें सल्फेट कोटिंग की गई थी, तो ये स्टेटमेंट याद रखना है मेरे को। और इसके अलावा यहाँ पे सुंदरवन के अराउंड मैंने डिस्कस की थी, तो वेस्ट में जो है मुरी गंगा मिलती है, तो वेस्ट में जो है सुंदरबंस में वेस्ट में मुरी गंगा है, ईस्ट में अपनी हरिनभंगा है और रायमंगल, सप्तमुखी है, ठकुरान है, माल्टा है, गोवा साबा है। मुरी गंगा, हरिनभंगा, रायमंगल, सप्तमुखी, ठकुरान, माल्टा एंड गोवा सभा, तो ये सारी रिवर्स हैं जो मेरे को याद रखनी पड़ेंगी सुंदरवन के अराउंड, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो मुरी गंगा, हरिनभंगा, रायमंगल, सप्तमुखी, ठकुरान, माल्टा, गोवा सभा। तो और एक चीज़ और थी कि दीज आर द ओनली मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड दैट आर इनहिबिटेड बाय द टाइगर्स, तो ये मेरे को याद रखना पड़ेगा। फिर बायोटोप जो होता है दैट इज़ द अनदर टर्म फॉर द हैबिटेट, एंड बायोसिनोसिस इज़ द अनदर टर्म फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो टोप ही पहने हो तो हैबिटेट बन गया, तो बायोटोप, हैबिटेट, बायोसिनोसिस, लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो ये टर्म मेरे को याद रखना है। फिर यहाँ पे फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी की बात की गई है, तो ऑफ कोर्स ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आएगी, और ये गवर्नमेंट को एडवाइस करती है, रिव्यू करती है ऑन द प्रपोजल्स फॉर द डाइवर्जन ऑफ द फॉरेस्ट लैंड, फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी, और ये ऑपरेट करती है फॉरेस्ट एक्ट 1980 के अंदर। लेकिन ये मतलब ये फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर नहीं है, ये फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1980 के अंदर है, फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी, एंड इट इज़ हेडेड बाय द डायरेक्टर जनरल ऑफ द फॉरेस्ट, दैट इज़ अ चेयरपर्सन, है ना। तो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ऑपरेट्स अंडर फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1980. It reviews and advises government on the proposal for the land diversion, and it is headed by the Director General of the Forest. इसके अलावा हाइड्रोफाइट्स में मैंने पढ़ा था कि these are the plants that are able to survive in the anaerobic environment too. तो एनारोबिक एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि पानी के नीचे ही हाइड्रोफाइट्स आपको मिलेंगे, तो वहाँ पे एनारोबिक कंडीशंस हो सकती हैं। वेटलैंड रूल्स 2017 की बात की थी, तो वेटलैंड रूल्स जो हैं दैट इसमें कुछ चीज़ें जो हैं इसको एक्सक्लूड करना है, तो इसमें नॉट इंक्लूडेड पूछा है, मतलब एक्सक्लूडेड क्या क्या है, तो रिवर चैनल्स हैं, पैडी फील्ड्स है, मैन मेड वाटर बॉडीज़ हैं स्पेसिफिकली फॉर द ड्रिंकिंग पर्पजेस, स्ट्रक्चर्स स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्टेड फॉर द एक्वाकल्चर पर्पजेस, रिक्रिएशनल पर्पजेस, salt production purposes, irrigation purposes, river channel, paddy fields, man-made water bodies for drinking purposes, structures specifically constructed for the aquaculture purposes, recreational activities, salt production, irrigation। तो ये कुछ चीज़ें मेरे को याद रखनी है यहाँ पे। इसके अलावा एक हेडोपेलाजिक टर्म आया था, तो हेडोपेलाजिक जो है वो डीप ओशन में 6000 मीटर्स पे जो रीज़न होगा डीप ओशन में, उसको हेडोपेलाजिक बोलेंगे। रादर इसमें यहाँ पे अपने को पूछ रखा है यूफोटिक एंड फोटिक जोन, तो यूफोटिक एंड फोटिक जोन इज द अपर
200 मीटर वाला जो पोर्शन होता है जहाँ पे सनरेज जा सकती हैं, दैट इज़ द फोटिक और द यूफोटिक जोन। और ये जो इसमें कुछ कुछ एनिमल्स ऑर्गेनिज्म दे रखे हैं, स्कैलोप्स, सी अर्चिन्स, श्रिम्प्स एंड क्रिल्स, तो ये जो है यूफोटिक जोन के जस्ट नीचे मिलते हैं। ये दीज आर नर्टिक आई थिंक, सो दे डू नॉट फाउंड इन द फोटिक जोन, उसके नीचे मिलते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया है। तो इसमें स्केलॉप्स, सी अर्चिन्स, श्रिम्प्स एंड क्रिल्स। फिर यहाँ पे फॉरेस्ट फायर जो होगा वो डाइवर्स हैबिटेट फॉर द प्लांट एंड एनिमल क्रिएट कर देगा, क्योंकि जब आग लगेगी तो इट क्लियर्स एवरीथिंग। तो नाउ द एनिमल्स एंड द प्लांट्स हैव सफिशिएंट स्पेस टू कॉलोनाइज एनी ऑफ द पार्ट एंड द सर्वाइव देयर। और स्टैंडिंग क्रॉप की यहाँ पे बात थी, तो स्टैंडिंग क्रॉप का डेफिनेशन थी, इट इज़ अ बायोमास ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इन अ यूनिट एरिया एट अ स्पेसिफिक मोमेंट ऑफ द टाइम। तो ये बायोमास है सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक किसी पर्टिकुलर एरिया में इन अ मोमेंट ऑफ द टाइम, है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि मतलब स्टैंडिंग क्रॉप अपन किसी ट्रॉफिक लेवल में देख रहे हैं कि प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है। इट इज़ द बायोमास ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका सारों का बायोमास जो होगा दैट विल बी काउंटेड ओवर अ एरिया एंड इन अ गिवन मोमेंट ऑफ टाइम, दैट विल बी कॉल्ड एज अ स्टैंडिंग क्रॉप, है ना। माउंटेन फॉरेस्ट की बात की थी, तो ये जनरली एल्टीट्यूड इनका होता है 1500 मीटर से ऊपर, एंड दे आर द काइंड ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड, एंड नीलगिरी रेंज में ये अपने को मिलते हैं, है ना। इसके अलावा बन्नी ग्रासलैंड में अपन ने एक चीज़ पढ़ी थी कि एक चारी ढांड करके एक जो फ्रेश वाटर लेक है, दैट इज़ अ प्रोमिनेंट फीचर, चारी ढांड करके, है ना। एंड ये बन्नी ग्रासलैंड जो है एशिया के लार्जेस्ट ग्रासलैंड है। तो ये चीज़ मेरे को याद रखनी है यहाँ पे। उसके अलावा ये वाला ऑप्शन तो मतलब देयर कुड बी अ ड्रास्टिक इंक्रीज इन द फंगल इन्फेक्शन ऑफ सम कल्टिवेटेड प्लांट। तो ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है। इसमें पूछा गया था कि ह्यूज फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज के बारे में पूछा गया था। तो ड्रास्टिक इंक्रीज इन द फंगल इन्फेक्शन ऑफ सम कल्टिवेटेड प्लांट, तो ये मैंने ट्रू मार्क कर दिया था। लेकिन इसमें सम कल्टिवेटेड प्लांट बोला है ना, तो उनकी मतलब ह्यूज फॉल कैसे हो जाएगा स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज में, क्योंकि दूसरे प्लांट हैं, कहीं और से भी वो नेक्टर अपना ले सकते हैं इंस्टेड ऑफ फंगल इन्फेक्शन। बट वन रीज़न कुड बी कि अगर मान लो वहाँ से लेके आ गए तो वो फंगल इन्फेक्शन ट्रांसमिट हो गया उनकी कॉलोनी में बटरफ्लाइज की, तो दिस कुड बी वन। बट यूपीएससी ने इस स्टेटमेंट को गलत बताया है, तो ये ऐसे ही याद रखना पड़ेगा अपने को। अब यहाँ पे इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द फॉरेस्ट स्टॉक की बात की गई है। तो सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश में, फॉलोड बाय एमपी, फॉलोड बाय छत्तीसगढ़। और अगर अपन पर यूनिट एरिया की बात करते हैं कार्बन स्टॉक कहाँ पे ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा जम्मू एंड कश्मीर में है। फिर मैक्सिमम एरिया अंडर बैम्बू कल्टिवेशन के लिए MP has a maximum area. MP has recorded maximum decline in bamboo wearing area as well. तो दोनों ये फैक्ट मेरे को याद रखने पड़ेंगे। वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव फॉर वेजिटेशन है, फॉलोड बाय गुजरात। और मिज़ोरम में जो फॉरेस्ट हैं दे आर कैटेगराइज्ड एज अ एक्सट्रीम फायर प्रोन जोन। तो मिज़ोरम में मैक्सिमम वो वाले जंगल है जो एक्सट्रीम फायर प्रोन जोन में आते हैं। फिर एस्चुरी जो होती है तो उसका एक फंक्शन जो होता है वो प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर भी होता है, क्योंकि वहाँ पे जो पानी आएगा वेटलैंड, सॉल्ट पैन, ऐसी जगहों पर जगहें वहाँ पे एकदम एस्चुरी के पास आपको मिलेंगी। तो वहाँ पे जो सेडिमेंट डिपॉजिट हो जाएगा, वहाँ पे जो उसके हार्ड मेटल्स होंगे वो सब डिपॉजिट हो जाएंगे। तो काइंड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर का भी एक फंक्शन होता है एस्चुरी में। और फिर यहाँ पे अपन एक्लेमेटाइजेशन एक टर्म आया था, तो एक्लेमेटाइजेशन का ये स्टेटमेंट सही है कि ऑर्गेनिजम्स एबिलिटी टू एडजस्ट फिनोटाइप टू न्यू एनवायरमेंटल कंडीशन ओवर इट्स लाइफ टाइम इज कॉल्ड एक्लेमेटाइजेशन। तो इसको मैंने गलत इसलिए मार्क किया था कि ओवर अ लाइफ टाइम लिखा था, तो लाइफ टाइम छोटा भी हो सकता है। नॉर्मली अपन जब पहाड़ वगैरह में जाते हैं तो बोलते हैं कि थोड़ा टाइम लगेगा एक्लेमेटाइजेशन होने के लिए, तो मेरे को लगा लाइफ टाइम लिखा तो बड़ा ही होना चाहिए, तो लाइफ टाइम छोटा भी हो सकता है।
है ना। तो एक्लेमेटाइजेशन में मल्टीपल इन्वायरमेंटल कंडीशन होती हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशंस। और एक एक्लेमेटेशन करके भी एक टर्म होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि वन इन्वायरमेंटल फैक्टर को चेंज करके देखा जाता है। तो एक्लेमेटेशन एंड एक्लेमेटाइजेशन में यही डिफरेंस है कि वन इन्वायरमेंटल फैक्टर चेंज, इसमें मल्टीपल फैक्टर्स की बात करते हैं अपन। तो ये था अपना डिस्कशन और इसको मैं याद रखूँगा।